IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम बेसिकली बड़ी आंत की बीमारी है और बहुत कॉमन है। आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो इसमें मुब्तला है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि पेट से मुतल्लक और पखाना क़ज़ाए हाजत से मुतल्लक कंप्लेंट्स होती हैं। इसमें पेट में दर्द रहना, गैस बनना, पेट और पखाने के साथ दर्द होना, मरोड़ होना, इस तरह की कंप्लेंट्स इसमें रहती हैं। डिटेल में हम सबसे पहले इसको समझने के लिए इसके सिम्टम्स जो हैं उन्हें डिटेल में देखेंगे। उसमें सबसे पहले है पेट में ईंठन, बेआरामी सी रहना, कुछ ना कुछ महसूस होता रहता है पेशेंट को पेट में। क्योंकि सोजिश होती है तो मरीज़ जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, मुस्तकिल उसको जो है ना पेट में बेचैनी सी बनी रहती है। और साथ में गैस और मरोड़ जो हैं वो होते हैं। कभी गैस बन जाती है, कभी मरोड़ आने शुरू हो जाते हैं, क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, बल पड़ना शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। इसके साथ ब्लोटिंग हो जाती है, यानी खाना खाया तो ऐसे महसूस होता है कि वो प्रॉपर हज़म नहीं हुआ, वो मैदे में जो है वो रुक गया है और स्टमक ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, तो वो एक कांस्टेंट एक गैस की और इस तरह की कैफियत जो है वो बनी रहती है। इसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ये दोनों कंप्लेंट्स होती हैं। एक भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है किसी पेशेंट में, किसी में डायरिया हो सकता है, और मोस्टली जो पेशेंट्स में ये दोनों कैफियत होती हैं कि कभी कब्ज़ हो जाती है तो दूसरे तीसरे दिन जो है वो मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, फिर कब्ज़ हो जाती है, फिर डायरिया हो जाता है, तो ये अदल बदल कर होता रहता है। इसके साथ इसकी जो एक बड़ी कंप्लेन है वो होती है इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट्स, यानी पखाने के हवाले से बंदा सेटिस्फाई नहीं होता कि वॉशरूम में बैठा रहता है काफ़ी देर, उसको महसूस होता है कि भी और पखाना होगा और होगा, और यही कैफियत रहती है। तंग आके जो है वो उठ के आता है, थोड़ी देर बाद फिर उसको सेम वो हाजत हो जाती है और दोबारा जाना पड़ता है। तो इसी तरह कुछ पेशेंट्स में जो है वो एक दफ़ा गए वॉशरूम तो 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद दोबारा जाना पड़ गया, तो ये कैफियत रहती है। कुछ पेशेंट्स में खाना खाते ही पखाने की हाजत हो जाती है, मरोड़ पेट में शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह इसका एक सिम्टम जो है वो म्यूकस का होना, पखाने में, स्टूल में म्यूकस, नज़ला ज़ुकाम टाइप जो उसके अंदर वो पखाने में वो होना। इसके साथ कुछ पेशेंट्स में नोज़िया और वोमिटिंग, मतली, दिल ख़राब होना, जी मतलाना और समटाइम वोमिट, उल्टी आ जाना, वो भी होता है कुछ पेशेंट्स में। और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है कुछ पेशेंट्स में, भूख नहीं लगती, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो उनका स्टमक प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, और दूसरा उसकी वजह से IBS की वजह से स्वेलिंग हो चुकी होती है, सोजिश हो चुकी होती है, तो वो भूख नहीं उसको महसूस होती। इसके साथ ही अगर ये क्रॉनिक हो जाए तो फटीग, थकावट रहना, कंधों में दर्द, पिंडलियों में दर्द और थकावट, गुनूदगी टाइप इस तरह का रहना कि बंदा मतलब प्रॉपर फ्रेश नहीं होता, ये सिचुएशन भी रह सकती है। और फिर इससे एंग्जाइटी और जो है वो डिप्रेशन वगैरह भी आ जाते हैं, मेंटली बंदा रिटार्ड हो जाता है। तो ये इसकी जो है वो सिम्टम्स हैं। इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स है तो आपको प्रॉपर जो है वो कंसल्टेशन की ज़रूरत है, प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है। और अगर हम इसकी काजेज़ की बात करें तो उसमें जो मेजर काज इसका एक जो है वो है स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होना, बहुत ज़्यादा काम होना, मेंटल या फिज़िकल दोनों ही हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा ऑफिस का कोई काम है, दुकान का काम है, बिज़नेस का काम है, या और कोई जो खेती बाड़ी का काम है, तो कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपको लगता है कि ये काम जो है मेरे सर पे सवार हो गया है, इसकी वजह से जो है ना वो मुझे प्रॉपर जो है अपने लिए टाइम नहीं मिलता, इतना उसका वर्कलोड है, तो वो इसका बायस बनता है। दूसरी जो बड़ी रीज़न है इसकी वो है मेडिकेशन। अगर कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है,
कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है लंबे अरसे तक, जिसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ की हैं, तो मेडिकेशन बहुत ज़्यादा होना ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। क्योंकि मेडिकेशन में ऐसा होता है कि जब आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो उससे स्टमक का जो कल्चर है वो मुतासर होता है, फ्लोरा मुतासर होता है उसका, माइक्रोबायोम जो है, क्योंकि हमारे जो गट है हमारा, ये गले से खुराक की नाली से लेकर आगे छोटी आंत, फिर स्टमक, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और रेक्टम, तो इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जो खुराक के हज़म होने में बेसिकली उनका बड़ा की रोल होता है। तो जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो बैक्टीरिया भी मुतासर होते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उससे हमारा स्टमक का और इंटेस्टाइन का, पूरे गट का जो है कल्चर वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्टमक जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, इंटेस्टाइन प्रॉपर काम नहीं कर पाती, खुराक डाइजेस्ट नहीं हो पाती, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरह एक जो रीज़न है इसकी वो फूड और फूड हैबिट है। फूड में कोई इस तरह की फूड्स यूज़ करना, जंक फूड, तली हुई चीज़ें या इस तरह की बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल, तो ये फूड में, और फूड हैबिट मीन्स के हमारा हम किस तरह से खाते हैं कि रात को लेट तो नहीं खा रहे, या सेकंड टाइम जो है वो लेट खा लें और फिर रात को फिर लेट खाएं और खाते ही सो जाएं, तो इस तरह की हैबिट्स, या बार बार खाना, तो ये फूड हैबिट और फूड दोनों ही जो है वो इसको काज करती हैं। इसी तरह से हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो इसका एक बड़ा सबब है। प्रेग्नेंट वोमेंस में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस वजह से उनमें ये शिकायत हो जाती हैं, उल्टी, वोमिट, मोशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, मरोड़, ये सारी सिचुएशन जो है वो उनमें हो जाती हैं प्रेग्नेंट वोमेंस में, क्योंकि उनमें बड़ी हैवी किस्म की जो है वो हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, तो उस वजह से ये हो जाता है। इसी तरह अगर किसी फीमेल में मेंसेस का इशू है, यानी उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं और मेंसेस प्रॉपर नहीं हो रहे, लेट हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी साथ में ये IBS जो है ये हो सकता है। इसी तरह से क्रॉनिक डिजीज़ जो है, कोई भी पुरानी बीमारी इसकी वजह बन सकती है। तो ये इसको समझने के लिए मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया कि इसके जो पेशेंट्स हैं, ताकि वो समझ सकें कि हमें जो है वो IBS को चेक करवाना चाहिए या हमें कंसल्ट करना चाहिए फिजिशियन के साथ। अगर खुदा न खास्ता इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जो एहतियात है वो ये है कि जो चीज़ आपको तकलीफ़ देती है उसको बिल्कुल अवॉइड करें। अगर चाय से आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो चाय छोड़ दें, गोश्त खाने से ज़्यादा होती है तो गोश्त खाना छोड़ दें। इसी तरह इसमें तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, जलेबियाँ, इस तरह के वो कबाब, और इसी तरह बारबेक्यू, भुनी हुई चीज़ें, और मैदा, बेकरी आइटम्स, जंक फूड, मिठाइयाँ, और ये भी पेशेंट खुद नोट कर सकता है कि दूध से अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो फिर दूध को भी अवॉइड करना पड़ेगा। इसी तरह चिकनाई और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, दालें, तो ये सारी चीज़ें इसमें अवॉइड करना जो है वो ज़रूरी हैं। ये जब तक अवॉइड नहीं करेंगे तो फिर हम इसमें बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेंगे। और इसी तरह इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे इसमें बेहतरी आएगी, जिनमें खुराक के साथ, खाने के साथ सलाद, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल, खिचड़ी, यानी खाना जो है वो लाइट किस्म का हो, हैवी खाना जो है कभी कभार हो, लेकिन अमूमी तौर पे जो है वो आपका खाना लाइट सा हो, उबली हुई सब्जियों का सालन हो, घी के बगैर हो जाए या घी बहुत कम हो, मिर्च मसाला उसमें कम हो, और इसी तरह लस्सी, दही, इन चीज़ों का इस्तेमाल, छिलका, इसबगोल या डाइटरी फाइबर मार्केट में मिल जाता है साशे, वो इस्तेमाल कर लें। इसी तरह काला नमक जो है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें अपने खानों में, सलाद में उसको शामिल करें। दूध सोडा एक अच्छी चीज़ है, अगर आपको सूट करता है, दूध से आपको प्रॉब्लम नहीं होती तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। इसी तरह फ्रेश जूस लें, गाजर का जूस है, सेब का जूस है, उसमें मिल्क शेक नहीं लेना, जूस लेना है। और इसी तरह फ्रूट यूज़ करें, उबली हुई सब्ज़ियाँ खाएँ, और सब्ज़ियों का सालन जो है वो ज़्यादा हो, गोश्त वगैरह कम हो, अगर गोश्त खाना ही हो तो उसमें भी सब्ज़ी डाल के, और शोरबा वगैरह हो उसके अंदर, बहुत ज़्यादा भुना हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ना हो। तो ये कुछ इसकी जो है वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। अगर हम इसकी मेडिकेशन की बात करें तो होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छी और बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसन है।
तो क्योंकि होम्योपैथिक में सिम्टम्स की बुनियाद पे इलाज किया जाता है, तो हम उसमें जो है सिम्टोमेटिकली मैं आपको बता देता हूँ इसकी मेडिसिन कौन कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर, लेकिन किसी भी मेडिसिन को आपने पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं समझना, और होम्योपैथिक फिजिशियन के मशवरे के बगैर कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ नहीं करती। तो आईबीएस के हवाले से अगर बार बार हाजत हो जाती है, नामुकम्मल हाजत हो जाती है, पखाने से आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि बैठ जाते हैं और वो महसूस होता रहता है कि पखाना भी और होगा, तो इस तरह की अगर सिचुएशन है और इसके साथ ही कब्ज़ भी रहती है, या आपका काम इस तरह का है सीडेंट्री जिसमें बैठ कर ज़्यादा काम करना होता है, जैसे क्लरिकल जॉब है या इस तरह का कोई ऑफिस वर्क है, बैठे रहना होता है ज़्यादा देर, तो ऐसी सिचुएशंस में नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। 200 के अंदर अगर आप सुबह शाम यूज़ करें तो बहुत जल्द जो है वो इससे आपको रिलीफ देगी। इसी तरह सेकंड जो मेडिसिन है उसमें जो पेशेंट है अगर वो नर्वस हो जाता है, लोगों में स्टेज पे जाके किसी से बात करते हुए वो नर्वस हो जाता है, या वैसे थोड़ा सा वो नर्वस रहता है, या जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं उनके अंदर भी, और इंटेलेक्चुअल टाइप जो लोग हैं, मुताला करना, पढ़ना, बहस मुबाहिसा इस तरह के जॉब्स हैं, कहीं आने जाने के टाइम पे तकलीफ़ शुरू हो जाती है, कहीं आपने सफ़र पे जाना है तो आपको लाजमी जो है एक दफ़ा वॉशरूम जाना पड़ेगा, या कुछ स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं उनके अंदर ये होता है कि एग्ज़ाम से पहले उनको डायरिया स्टार्ट हो जाता है या मरोड़ आना शुरू हो जाता है, क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में, तो इस तरह की सारी सिचुएशंस में अर्जेंटम नाइट्रिकम और जलसीमियम ये 2 मेडिसिन है होम्योपैथिक की, तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। होम्योपैथिक फिजिशियन आपको जो है वो गाइड करेगा कि इन 2 में से आपके लिए सूटेबल मेडिसिन कौन सी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुछ पेशेंट्स में जो है वो दूध से उनकी तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, दूध उनको सूट नहीं करता, उससे उन्हें डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पेट दर्द हो जाता है, मरोड़ हो जाता है। तो ऐसी सूरत में नेट्रम कार्ब और पल्स्टिला बहुत अच्छी मेडिसिन है, दोनों को आप कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत जल्द आपकी जो दूध के साथ होने वाली तकलीफ़ है उसको दूर कर देते हैं और दूध जो है वो आपको सूट करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है उसमें क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट ने खाना खाया फ़ौरन उसको वॉशरूम जाना पड़ गया, फ़ौरन हाजत हो गई, फ़ौरन पखाना आ गया, और साथ ही पखाने में जो है वो म्यूकस होती है, और तो ऐसी सिचुएशन में एलोज़ बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक की, और ये पाइल्स के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको जो पखाने के मकाम से मुतल्लक कोई तकलीफ़ है, उसमें ईचिंग है, ख़ारिश है, तो स्पेशली उसमें अगर चुभन महसूस होती है, जैसे छोटे छोटे शीशे के टुकड़ों से चुभन होती है या लकड़ी के टुकड़ों से चुभन होती है, इस तरह की चुभन अगर आपको महसूस होती है पखाने के मकाम पे, तो उसके लिए भी एलोज़ जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है हमारी चाइना ऑफ। इसमें क्या होता है कि इसमें बार बार गैस बनना, गैस खारिज होना, गैस बनना, खारिज होना, पूरा पेट जो है वो तन जाता है, पूरा पेट वो गैस से जो है वो तन जाता है, तो साथ ही कमज़ोरी महसूस होती है, फ्लैचुलेंस होती है, गुड़ गुड़ पेट में हवा का मूव करना, तो ऐसी सिचुएशन में चाइना बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसमें ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन होती है शदीद किस्म की, और बड़ा हार्ड किस्म का स्टूल आता है स्टार्ट में और उसके बाद नरम स्टूल आता है। ये बात नोट करें कि पहले हार्ड स्टूल आएगा और साथ ही उसके जो है वो नरम स्टूल आना शुरू हो जाएगा, और स्टूल जो है वो स्टिकी होता है, वो कमोड के साथ चिपकने वाला होता है, चिपक जाता है। इस तरह की सिचुएशन में एलुमिना बहुत अच्छी मेडिसिन है और बड़ा जल्दी रिजल्ट देती है, और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है, और जो आपके पेट से मुतल्लिक़ अलामात हैं उन्हें भी बेहतर करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन जो है उसमें क्या होता है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो पेट में दर्द और मरोड़ शुरू हो जाते हैं, और मरीज़ को ऐसे पेट को ऐसे दबाना पड़ता है या आगे की तरफ झुकना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉलोसेंस बहुत अच्छी मेडिसिन है।
और इसी तरह अगर आपके जो पेट में गैस बनती है वो नाफ से ऊपर, पेट के ऊपर वाले हिस्से में और ऊपर की तरफ जाती है, जैसे कुछ मरीज़ कहते हैं कि गैस जो है वो सर को चढ़ती है, कुछ में डिकारें आना शुरू हो जाती हैं, अगर ऊपर की तरफ गैस आती है और पेट के ऊपर वाले आधे हिस्से में बनती है, ऐसी सिचुएशन में कार्बोविज बहुत अच्छी मेडिसिन है और बड़ा जल्दी जो है रिजल्ट देती है और स्टमक को स्ट्रॉन्ग करती है और आपके इंटेस्टिनल जो सिस्टम है पूरा उसको बेहतर बनाती है। और अगर पखाना बहुत सख्त होता है, कब्ज़ होती है और लंबा और सख्त पखाना होता है स्टूल आपका, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो ब्रायोनिया बड़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर ब्रायोनिया के पेशेंट होगा तो उसके अंदर प्यास भी होगी, कभी कभार उसको मोशन भी हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है क्रोटन टिग। इसके अंदर क्या होता है कि बिल्कुल पानी की तरह मोशन होते हैं, बिल्कुल पानी, और बड़ी स्पीड से निकलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्रोटन टिक जो है वो इसको बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। आजकल डायरिया का मौसम है, अगर इसमें भी डायरिया अगर होता है और उसमें आपको जो है वो वाटरी स्टूल है, मोशन है और बड़ी तेज़ी से निकलता है बिल्कुल पानी, तो क्रोटन टिक उसको बड़ा अच्छा कंट्रोल करती है। कुछ सिचुएशंस में वाटरी स्टूल नहीं होता बल्कि वो राइस वाटर की तरह, चावलों के पानी की तरह होता है। जैसे आप पानी में चावल उबालें तो उसके बाद जो वो पानी गाढ़ा सा बच जाता है, इस तरह का अगर पकाने की सिचुएशन है तो ऐसी सूरत में पोडोफाइलम जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है और बड़ा जल्दी जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल करती है। और इसके साथ ही जो अक्सर पेशेंट्स में प्रॉब्लम वो ये बताते हैं कि उनको नाव से नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे बोझ रहता है, खाने के बाद भी ऊपर वाले हिस्से में नहीं होता, नीचे वाले हिस्से में बोझ होता है, और कॉन्स्टिपेशन में भी, गैस में भी उनका जो है वो नाव से नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर आपको इस पोर्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो इसके लिए लाइकोपोडियम जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है और बड़ा जल्दी जो है वो रिजल्ट देती है। तो मैंने बड़ी डिटेल में सारी जो है वो मेडिसिन बता दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।